कहानी के पार्ट 6 को समझने के लिए पहले पार्ट 5 को देखें। मिस्टर बाजवा इधर से उधर गुस्से में टहल रहे थे क्योंकि उन्हें आज कहीं मीटिंग में जाना था। लेकिन न तो उनके कपड़े पैक थे और न ही उन्होंने अब तक नाश्ता किया था। वहीं विराज किसी की जमीन हड़पने गया हुआ था जहां उन्हें एक नई फैक्ट्री सेटअप करनी थी। लेकिन सामने वाले बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्होंने तो मिस्टर सिंघानिया से कुछ पैसे ही उधार लिए थे। लेकिन सिंघानिया ने तो इतना ज्यादा ब्याज लगाया कि सामने वाला पैसे वापस कर ही नहीं पाया। अब विराज जेसीबी से उस आदमी की फसल बर्बाद कर रहा था। तभी उसके परिवार वाले अपनी फसल को बर्बाद होते देख जेसीबी के आगे लेट जाते हैं तो जेसीबी वाला रोक देता है। तभी विराज चिल्लाता है, रोका क्यों, ऊपर चढ़ा दे। ये सुनकर जेसीबी वाला उनको कुचल देता है। आज फिर से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जिंदगी विराज ने बर्बाद कर दी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 9 बज गए थे लेकिन रिधि अभी भी सो रही थी। रिधि अपनी माँ की बाहों में वहीं फर्श पर सो गई थी। तभी एक आवाज आई, आप दोनों माँ बेटियों ने प्राण त्याग दिए हैं क्या, जो अभी तक सो रही है। ये कहते हुए मधु ने कैंपर का सारा पानी उन दोनों पर डाल दिया तो कमला और रिधि दोनों ही चौंक कर उठ गए। रिधि ने अपनी माँ को संभाल लिया और बोले, माँ आपको तो बुखार है। रिधि ने परेशान होते हुए कहा। कमला का शरीर जल रहा था। कमला ने रिधि को खुद से दूर करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तू जाकर तैयार हो जा। कहकर कमला तेजी से रूम से बाहर निकल गई। तभी मधु बोले, हाँ हाँ जाइए, पापा बैठे हैं आपके स्वागत के लिए। मधु ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा। रिधि को कुछ समझ में नहीं आया। वहीं मधु अपनी लटों में उंगली घुमाती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही रिधि भी उठी और अपने कपड़े चेंज कर फ्रेश होने चली गई। हालांकि उसे अभी भी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। कमला जैसे रूम में पहुंची, मिस्टर बाजवा ने उसकी बाहें पकड़ गुस्से में कहा, इतनी देर तक तुम क्या कर रही थी। तुम्हें पता था ना आज मेरी मीटिंग है और मुझे सारे काम समय पर चाहिए। तो कमला बोले, मैं अभी आपके कपड़े निकाल देती हूँ। कमला ने बेमुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा। बाजवा ने गुस्से में कमला को वहीं धकेल दिया। कमला गिरते गिरते बची और जल्दी से कबर्ड के पास जाकर उसने कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए और नाश्ते की तैयारी करवाने नीचे चली गई। नीचे मधु सर्वेंट को ऑर्डर दे रही थी। उसके हाथ में सेब था जिसे वो खाते हुए सबसे काम करवा रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ी। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, बड़ी जल्दी आ गई आप, मुझे लगा वक्त लगेगा। अब चलिए जल्दी से अपना काम करिए। कहकर मधु वहां से चली गई। एक मेड हाथ में चिंकी को लिए दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी पर चिंकी दूध नहीं पी रही थी। वो बस उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। मधु ने उस मेड के पास आकर गुस्से से कहा, तुम एक बच्ची भी संभाल नहीं सकती। मधु अभी कुछ कहती उससे पहले विराज ने उसे अपने पास बुला लिया। चिंकी अभी भी रो रही थी। रिधि सीढ़ियों से तेजी से उतर कर आई और चिंकी को उसने अपनी गोद में ले लिया। चिंकी तुरंत चुप हो गई। तभी मेड बोले, अच्छा हुआ बेबी जी जो आप आ गए, वरना हम संभाल ही नहीं पाते। उस मेड ने कहा तो रिधि ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। शाम तक कमला जी ठीक हो गई थी। ये तो जैसे उनके लिए नॉर्मल हो गया था। उनके बीमार होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दिन बीतने के साथ रिधि का मन अपनों के लिए टूटता जा रहा था क्योंकि जो काम अब तक उसने छुपा कर किया जाता था अब उसके सामने होते थे तो दम घुटने लगा था रिधि का। वहाँ ड्रग डीलिंग, बच्चों से अपनी फैक्ट्रियों में काम करवाना, वो भी बिना मजदूरी दिए, इलीगल हथियार सप्लाई, इन सब के एरिया अलग अलग थे। कई लोग इन सब में शामिल थे और सब अलग अलग एरिया में अपना काम करते थे। लोगों की जान लेना तो इनके लिए आम बात थी। रिधि वहां से भाग जाना चाहती थी पर कहाँ जाए, उसके तो कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे। रिधि अब चुप चुप रहने लगी थी। उसे ऐसे देखकर उसकी माँ को बहुत ही तकलीफ होती थी। अपनी बालकनी पर बैठी रिधि नीचे देख रही थी जहाँ कुछ कार से एक आदमी को घसीट कर बाहर ले जा रही थी। ये देख कर ही पता चल रहा था कि वो आदमी मर चुका है। रिधि खाली आंखों से ये सब देख रही थी। उसके लिए तो जैसे ये आम हो गया था। ना चाहते हुए भी रिधि की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसके कानों में मधु की आवाज पड़ी, ओ दया आ रही है क्या तुम्हें उन पर? इन सब की तो तुम्हें आदत होनी चाहिए, मधु नीचे देखते हुए बोली। मधु की बात सुनकर भी रिधि खामोश रही। तभी एक आवाज आई, मधु
बाहर से विराज ने मधु को आवाज दी क्योंकि चिंकी रो रही थी। तो मधु बोली, ये लड़की भी ना जब देखो रोती ही रहती है। बड़बड़ाती हुई मधु वहां से चली गई। अब रिधि अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गई, एक टक दीवार को देख रही थी। तभी कमला जी बोले, तू यहाँ से चली जा रिधि, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। तुम क्यों खुद को ऐसे तकलीफ दे रही है? कमला ने रिधि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो रिधि बोले, आप भी मेरे साथ चलो ना माँ, कोई आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता। रिधि ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा। तो कमला बोली, मैं नहीं जा सकती, पर तुझे जाना होगा, मेरी कसम है तुझे। कमला ने कहा तो रिधि उनका मुंह देखने लगी। तो कमला बोले, चल अब तू सो जा। कहकर कमला ने रिधि को वहीं लेटा दिया और खुद बाहर चली गई। रिधि अब भी खामोशी से दरवाजे को ही घूर रही थी। उधर कमला जी बाजवा से बोले, कुछ समय के लिए हम रिधि को यहाँ से दूर भेज दें उसे। ये सब कमला मिस्टर बाजवा के पैर दबाते हुए ये कह ही रही थी। तभी बाजवा ने उन्हें पैर से ही धकेल दिया और बोले, तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से है? मिस्टर बाजवा गरजते हुए बोले। आवाज तेज थी उनकी। बाहर खड़ी मधु ने मुंह बनाकर कहा, फिर से शुरू हो गया इनका। कहकर वो अपने रूम में चली गई। वही रिधि बिना सोचे समझे सीधा रूम में आ गई। अपनी माँ को ऐसे फर्श पर गिरा देखते ही वो तेजी से उनके पास आई, पर मिस्टर बाजवा ने उसे उसकी बाह से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया और बोले, क्या क्या सिखा कर भेजा था तुमने अपनी माँ को? ओ हाँ, कहाँ जाना चाहती हो? मिस्टर बाजवा अपनी लाल आंखों से रिधि को घूरते हुए बोले। एक पल के लिए तो रिधि भी डर गई थी। 4 साल की चिंकी भी रोते हुए रिधि के पास आकर लिपट गए। मिस्टर बाजवा अब भी रिधि को घूर रहे थे। रिधि ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ पापा, आपसे दूर, आप सबसे दूर। तभी एक आवाज आई, रिधि। मिस्टर बाजवा चीख पड़े। उन्होंने अपना हाथ भी लगभग उठा ही दिया था, पर चिंकी रिधि से चिपकी हुई बुरी तरह से रो रही थी। यह देखकर मिस्टर बाजवा रुक गए। अब रिधि ने चिंकी को अपनी गोद में लेने चाहा, पर मधु तेजी से आई और चिंकी को अपनी गोद में लेकर मुंह बनाती हुई चली गई। रिधि वहीं खड़ी रह गई। तभी मिस्टर बाजवा ने गुस्से में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी समझी, चुपचाप घर पर रहो। एक बार कमला ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, पर मिस्टर बाजवा ने अपनी जलती निगाहों उन पर डाली तो वो एक पल को चुप हो गए, पर अगले ही पल वो फिर बोले, एक बार रिधि का भी तो सोचिए, वो कितनी। कमला अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मिस्टर बाजवा ने उसे उसके बालों से पकड़ लिया और गुस्से में कहा, बहुत जबान चल रही है। तभी रिधि तुरंत सामने आ गए और अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तभी बाजवा बोले, अपने साथ इसे भी मेरे सामने बोलना सिखा दिया। मिस्टर बाजवा कमला को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो गुस्से से बोले। डर से कमला का चेहरा सफेद पड़ गया था, पर फिर भी उन्होंने कहा, वो आप वो अपनी भी बच्ची है, आपकी भी बच्ची है। कमला ने बेमुश्किल से अपनी बात कही थी। अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर और रिधि को भी बीच में देखकर विराज अपने सामने आ गया और अपने पापा से कहा, पापा एक बार बैठकर बात करते हैं, रिधि की तबीयत अभी भी ठीक हुई है। विराज ने कहा तो मिस्टर बाजवा ने कमला को छोड़ दिया। अचानक छूटने की वजह से कमला लगभग गिरते गिरते बची। तभी विराज ने अपने पापा को समझाते हुए कहा, कुछ टाइम के लिए हम रिधि को उसके मन का करने देते हैं। अगर वो हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करेगी तो हम उसे तुरंत ले आएंगे। अब 1 घंटा बीत गया था। ये सब डिस्कस करते हुए कमला और रिधि एक तरफ बैठी थी। चिंकी सो गई थी और मधु मुँह बनाती हुई सबको घूर रही थी। मिस्टर बाजवा किसी की बात पर ध्यान दे या ना दे, पर विराज की बातों को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, पर दूसरी जगह जाकर तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे, मिस्टर बाजवा ने रिधि और कमला को घूरते हुए कहा। तभी रिधि बोली, पर आप लोग मुझ पर नजर नहीं रखेंगे, मैं अपनी मर्जी से अकेले रहना चाहती हूँ। रिधि ने अपनी बात कही तो बाजवा बोले, ये क्या बकवास है? मिस्टर बाजवा गुस्से से बोले। इससे पहले कि मिस्टर बाजवा अपना फैसला बदलते, विराज बीच में ही बोल पड़ा, मैं बात करता हूँ पापा से। विराज रिधि के पास आ गया। उसने रिधि का हाथ अपने हाथ में लिया और हल्के गुस्से में कहा, तुझे जाने दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तू वहां अपनी मनमानी करे, भले ही किसी को ना पता हो, पर तू कहाँ है ये मुझे बताएगी। नजर भले ही तुझ पर ना हो, पर खबर तेरी जरूर होगी। तेरे साथ मैं हूँ हमेशा, पर जब कभी भी तू गलत हुई तो तेरे खिलाफ मैं ही मिलूंगा। तो रिधि एक पल के लिए घबरा गई, पर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब उसे भी यहाँ से जल्द जाना था। आखिरकार मिस्टर बाजवा रिधि के वहां से जाने के लिए मान गए। तभी रिधि अपनी माँ से बोली, आप मुझसे रोज बात करना और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। रिधि ने अपने कुछ कपड़े बैग में डालते हुए अपनी माँ से कहा। तभी कमला बोले, ये ले तेरे लिए। रिधि की माँ ने उसकी तरफ एक कैमरा बढ़ाते हुए कहा।
तो रिधि की आंखों में चमक आ गई और बोले, ये आपने कब लिया? रिधि ने कैमरा लेकर खुशी से कहा। तभी कमला जी बोले, एक बार बाहर गई थी तेरे पापा के साथ, तो उनसे छुप कर लिया था। उन्हें पता चला तो अभी तेरा जाना कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसे बैग में डाल जल्दी। कमला ने कहते हुए वो कैमरा रिधि के बैग में डाल दिया। तो रिधि बोले, आप मेरे लिए पापा से कितनी डांट सुनते हो, मेरा आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा माँ। कहते हुए रिधि की आंखों में आंसू आ गए। तो कमला जी बोले, पर तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम अब यहाँ आना भी मत कभी। यहाँ इंसान नहीं सिर्फ जानवर रहते हैं। कमला ने रिधि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तभी रिधि बोले, क्या आपको लगता है कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी? रिधि ने कहा तो उसकी माँ चुप हो गए। फिर कुछ देर के बाद बोली, मैं चाहती हूँ कि तू डर डर कर ना रहे और अपना अच्छा बुरा खुद समझ ले। अगर यहाँ रही तो तेरे पापा तेरे लिए पता नहीं कौन सा जानवर ढूंढ ले और उसके साथ तुझे बांध दे। मैं नहीं चाहती कि तू अपने जीवन साथी से डर कर रहे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तेरे लिए कोई ऐसा आए जो तुझे हमेशा खुश रखे, डरा कर नहीं। कमला ने रिधि की आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा। रिधि ने अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। तभी एक आवाज आई, यहीं खड़ी क्या करी हो तुम? अनुज आया आया है नीचे, चलो नीचे, मधु ने बालकनी में खड़ी रिधि से कहा। मधु की बात सुनकर रिधि चौंक कर अपने अतीत से बाहर आ गई। रिधि ने एक नज़र घूमकर मधु की तरफ देखा, फिर अपना दुपट्टा लेकर वो वहां से चली गई। तभी मधु बोली, तेवर तो देखो इसके, मेरे भाई ने तुम्हारा घमंड ना निकाल दिया ना तो कहना। मधु चिढ़कर गुस्से में बोली और वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी ने डेविन पर नजर जमाते हुए कहा, बहुत दिन हो गए रिधि नजर नहीं आ रही। गोल्डी की बात सुनकर डेविन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने रूम में चला गया। तभी गोल्डी मन ही मन बोला, जानता हूँ तकलीफ में है तू, पर तुझे इन सब से बाहर निकलना ही है। मुझे आखिर कब तक तू ऐसे ही रहेगा? एक बार फिर तेरी लाइफ में रिधि आई है। वो भले ही हमारी रिधि जैसी नहीं है, पर बहुत ही मासूम है वो भी। गोल्डी ने डेविन के रूम के बंद हो चुके दरवाजे को घूरते हुए खुद से ही कहा। फिर गोल्डी अपने फोन को घूरते हुए बोला, तुम कहाँ हो रिधि? तुमने मेरा नंबर क्या सजाने के लिए लिया था? एक बार कॉल तो करो। अब रिधि बाहर गई और सबसे एकदम अच्छे से मिली। मधु ध्यान से रिधि को देख रही थी, जो हद से ज्यादा ही मुस्कुरा रही थी। रिधि को देखने आए लड़का जिसका नाम अनुज था, वो मधु का कजन ब्रदर था। सबसे मिलने के बाद मधु ने लड़का लड़की को अकेले में बात करने के लिए भेज दिया। रिधि भी फेस पर बड़ी सी स्माइल आकर अनुज को अपने साथ अपने रूम में ले गई। अनुज भी मुस्कुराते हुए रिधि के पीछे चल दिया। रूम में पहुंचते ही अनुज ने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, पर उसके ऐसा करते ही रिधि की मुस्कान और बढ़ गई। पहले वाली रिधि होती तो वो एक पल को डर भी जाती, पर ये रिधि ये नहीं डरती थी किसी से। ये रिधि हर सिचुएशन को फेस करना जानती थी। यही तो चाहती थी उसकी माँ कि वो डरे ना, बस अपनों से लड़ना नहीं सीख पाई इन 2 सालों में। अनुज रिधि के पास आ गया। अब तक उसने जैसे रिधि के कंधे पर हाथ रखना चाहा, वैसे रिधि उससे थोड़ा दूर होते हुए बोले, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे जान तो लो। तो अनुज बोला, उसी लिए तो हम यहाँ हैं। कहते ही अनुज ने रिधि की बाहें पकड़ी और अपने करीब खींच लिया। रिधि हल्के से मुस्कुराई और उसने अपनी बाहें अनुज से छुड़ाकर उसकी गर्दन पर डालते हुए कहा, तो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो अनुज ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। अनुज ने रिधि को उसकी कमर से पकड़ लिया। वो उसे अपने और करीब करता उससे पहले ही उसके कानों में रिधि की बात पड़ी। ठीक है, फिर तुम्हें मेरे होने वाले बच्चे को भी अपनाना होगा। तुम मुझे मेरा बच्चा अबॉर्ट करने के लिए नहीं कहोगे और मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे, ठीक है ना? रिधि ने मुस्कुरा कर कहा। रिधि की बात सुनकर अनुज शॉक था, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा उभर आया। उसने रिधि को उसके बालों से पकड़कर अपने करीब कर लिया। दर्द की वजह से रिधि ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू की एक बूंद उसकी आंखों से बाहर आ गई उसी पल को। तभी अनुज ने बेहद गुस्से में कहा, तू किसी और का बच्चा मेरे सर थोपना चाहती है? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तो रिधि ने झटके से खुद को छुड़ाया और अपनी लाल आंखों से अनुज को घूरते हुए बोले, क्यों, क्या हुआ? हाँ, तुमने भी तो कितनी लड़कियों को माँ बनाया है और फिर मन भरने के बाद छोड़ दिया। तो क्या हुआ जो तुम्हें ऐसी लड़की मिल रही है? बीवी के साथ बच्चा फ्री। शादी के बाद अगर तुमने कहीं और मुंह काला करने की कोशिश की तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये रिधि बाजा तुझ जैसे कुत्ते के लिए
अपने कीमती आंसू बहाएगी। रिधि इतना कहा ही था कि अनुज ने खींच कर चांटा उसके गाल पर मार दिया। अनुज के ऐसे अचानक मारने की वजह से रिधि संभल नहीं पाई और बेड के कोने से उसका सिर जोर से टकरा गया। रिधि के सिर पर चोट आ गई थी। तभी अनुज बोला, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी घटिया लड़की से शादी करूंगा, जो आज किसी और के साथ होकर और कल किसी और के साथ। अनुज ने कहा और रिधि के पास आकर उसे उठा लिया और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी रिधि ने गुस्से में उसका हाथ झटका और उसके चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारने लगे। तो अनुज रिधि के इस रिएक्शन से हैरान था। उसने जल्दी से रिधि का हाथ पकड़ लिया, पर रिधि ने उसी पल अनुज के पेट पर जोर से घुटनों से मार दिया। अनुज की चीख निकल गई। फिर रिधि ने जल्दी से अपना दुपट्टा निकालकर फर्श पर फेंक दिया और अपने सूट की बाजू फाड़कर अब उसने अपने बाल बिखेरे और जल्दी से रोते हुए रूम से बाहर निकल गए। अनुज तो भूल ही गया था कि वो रिधि के घर पर है। वो जल्दी से उठा और खुद को संभालते हुए तेजी से रिधि के पीछे चला गया। रिधि तेजी से सीढ़ियों से रोती हुई नीचे आने लगी। रिधि को ऐसे देख सब हैरान थे। रिधि के गोरे गाल पर अनुज के थप्पड़ के निशान अभी भी थे। तभी विराज तेजी से रिधि के पास आ गया और उसे खुद में समेट लिया और बोला, क्या हुआ बच्चा? विराज ने प्यार से कहा। पहली बार अपने भाई का प्यार बरस बरस पाते ही रिधि के आंसू बहने लगे। विराज रिधि को ऐसे देख परेशान था। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से आते अनुज पर पड़ी। विराज की आंखों में खून उतर आया उसे देखते ही। विराज ने उसी पल अपनी पॉकेट से गन निकालकर अनुज पर पॉइंट करते हुए कहा, क्या किया तूने मेरी बहन के साथ? अनुज बुरी तरह घबरा गया। तभी एक आवाज है, ये सब क्या है मिस्टर बाजवा? अनुज के पापा मिस्टर बाजवा से बोले। तो उन्होंने अनुज के पापा को घूर कर देखा तो वो उसी पल चुप हो गए। तभी अनुज बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसने मुझ पर हाथ उठाया और ये माँ बनने वाली भी है। अनुज ने अपनी बात कही ही थी कि विराज ने उसके पैर पर गोली चला दी और बोला, मेरी बहन पर इतने घटिया इल्जाम लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? सच सच बता, वरना अगली गोली तेरे सीने पर होगी। विराज गरजते हुए बोला। अनुज तो गोली लगते ही वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी अनुज के पापा मधु को इशारे करने लगे कि वो उसे बचा ले। तभी मधु मन ही मन बोली, ये कमीना तमाशा कर दिया इसने। मधु ने विराज को पहली बार इतने गुस्से में देखा था तो वो थोड़ा डर रही थी, पर फिर भी उसे भरोसा था कि विराज उसे कुछ नहीं करेगा। इसलिए वो तेजी से अनुज की तरफ बढ़ गए। अनुज को कुछ ना बोलते देख विराज को और ज्यादा गुस्सा आ गया और इससे पहले कि वो अनुज पर गोली चलाता मधु एकदम से बीच में आ गई और बोली, विराज नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मधु ने अनुज के सामने आते हुए कहा, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मधु ने फिर कहा। तभी विराज बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहन ने ये सब किया है? विराज ने अपनी जलती आंखों से मधु को देखते हुए कहा। हाँ, मधु ने बिना किसी झिझक से कह दिया। तभी विराज बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं चिंकी के लिए नई माँ ले आऊं? विराज ने अब मधु पर गन पॉइंट करते हुए कहा। खुद पर पॉइंट गन देखते ही मधु की हालत खराब हो गई। तभी उसकी नजर रिधि पर पड़ी जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। मधु को रिधि पर बहुत गुस्सा आया। वो तेजी से रिधि की तरफ बढ़ी और बोले, ये सब तेरी वजह से हुआ है कमीनी। कहते हुए मधु ने रिधि को जैसे ही पकड़ना चाहा वैसे विराज ने एक उल्टा हाथ खींचकर मधु के गाल पर रख दिया। ये पहली बार था जो विराज ने मधु पर हाथ उठाया था। अपने गाल पर हाथ रखे मधु हैरानी से विराज को देख रही थी। विराज ने मधु की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा, लगता है तुम्हें अब और नहीं जीना है। तभी रिधि ने रोते हुए अपने भाई का हाथ नीचे किया और बोली, रहने दो भाई, आप मेरी वजह से किसी की जान नहीं लेंगे। आपको पता है ना, मुझे ये सब नहीं पसंद। प्लीज भाई, आप मुझे वापस भेज दो। कहकर रिधि फिर रो पड़ी। तभी विराज बोला, तुम कहीं नहीं जाओगे। विराज ने जैसे अपना फैसला सुना दिया। रिधि अब एकदम से चुप हो गई। विराज अब भी अनुज को घूर रहा था। मधु तो पहले ही साइड में हो गई थी। तभी एक आवाज है, मेरे बेटे को माफ कर दो बेटा। कहते हुए अनुज के पापा जैसे ही आगे बढ़ते हुए मिस्टर बाजवा ने उन्हें घूरते हुए कहा, जो उसने करने की कोशिश की है ना, उसकी माफी नहीं सिर्फ सजा है। मधु तो अब चुप हो गई। उसने जरा भी हिम्मत नहीं की कि विराज से या किसी से भी कुछ कहने की। तभी विराज बोला, इसे इसके रूम में लेकर जाओ। विराज ने मधु से रिधि को रूम में ले जाने के लिए कहा तो मधु तुरंत रिधि के पास पहुंच गई और उसके साथ उसके रूम की तरफ जाने लगी। उसके पीछे कमला जी भी चल दी। रूम में पहुंचते ही रिधि ने बिना अपनी माँ और भाभी की तरफ देखे ही कहा, मुझे अकेले रहना है। पर बेटा,
कमला ने कुछ कहना चाहा तो रिद्धि ने उन्हें फौरन टोकते हुए कहा, प्लीज माँ। कमला अब कुछ ना कह सकी, मधु के साथ वहां से चल दी। उसके जाते ही रिद्धि ने अपना रूम लॉक किया और जल्दी से अपना फोन निकाल कर उसने मीनाक्षी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही रिद्धि ने फौरन कहा, जो मैंने कहा था वो सब कर दिया ना तूने? तो मीनाक्षी बोले, हाँ सब हो गया है, अब भी तेरे घर पुलिस पहुंच सकती है। पर रिद्धि, क्या ये सब सही है? मीनाक्षी ने झिझकते हुए पूछा। तो रिद्धि बोले, क्या मतलब? रिद्धि ने हैरानी से पूछा, मतलब वो तेरा भाई और पापा है, तुझे जरा भी बुरा नहीं लगेगा? मीनाक्षी ने फिर कहा। तो रिद्धि एक पल के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, उन्होंने बहुत लोगों को तकलीफ दी है मीनाक्षी, साथ ही माँ को भी तकलीफ दी है। मैं बाहर गई ताकि उनके खिलाफ प्रूफ कलेक्ट कर सकूं। और ये कुछ दिन तूने जो मेरी हेल्प की है ना, इस अनुज नामक प्राणी के खिलाफ सबूत ढूंढने में, उसके लिए थैंक्स। और हाँ, मुझे भूलने की गलती भी मत करना, मैं जल्दी ही वहां आने वाली हूँ। और एक बात, गलती अपनी जगह होती है और गुनाह अपनी जगह, और उसके लिए सजा भी होती है, माफी नहीं। कहकर रिद्धि ने कॉल कट कर दिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, रिद्धि ने खुद से ही कहा और अपने फोन को घूरने लगी। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। तभी उसकी नजर गोल्डी के नंबर पर पड़ी, जो आंखों में आई नमी की वजह से उसे धुंधली दिखाई दे रही थी। इन दिनों अनुज का बैकग्राउंड पता करने में ही उसने पूरा समय बर्बाद कर दिया था। गोल्डी का नंबर देखते ही उसे डेविन का ख्याल आ गया और उसकी नम आंखें मुस्कुरा उठी। दूसरी तरफ विराज अनुज के पास आया और उसकी कॉलर से पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। अनुज के पापा लगातार अनुज को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। विराज ने झटके से अनुज को घर के बाहर पटक दिया। अनुज के पैर से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर अनुज की माँ उसके पास जाकर बैठ गए और उसके पैर को देखने लगे। तभी विराज ने अनुज की माँ को साइड किया और बाहर खड़े गार्ड्स को कुछ इशारा किया। इशारा पाते ही गार्ड्स अनुज की तरफ बढ़ गए, पर तभी अचानक वहां पुलिस आ गई। पुलिस को देखकर विराज और मिस्टर बाजवा हैरान थे। इंस्पेक्टर ने आगे आकर विराज को उसकी गन लेते हुए कहा, आप दोनों के खिलाफ मेरे पास अरेस्ट वारंट है। क्या? विराज और मिस्टर बाजवा हैरान थे। तभी इंस्पेक्टर बोला, हमारे पास तुम्हारे इलीगल धंधों का इतना सबूत है कि तुम दोनों की सजा तो पक्की है। उस इंस्पेक्टर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तो मिस्टर बाजवा गुस्से से बोले, क्या बकवास है ये? तो इंस्पेक्टर बोला, अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर ने बादशाह को इग्नोर किया और अपने साथ आए हवलदार से कहा। तभी अनुज के पापा ने विराज को घूरते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आप आ गए, वरना ये पागल मेरे बेटे को मार ही देता। तभी इंस्पेक्टर बोला, इन्हें भी अरेस्ट करो। इंस्पेक्टर ने अनुज के पापा की तरफ इशारा किया तो एक हवलदार ने आगे बढ़कर उसे अरेस्ट कर लिया। तो अनुज के पापा बोले, मैंने क्या किया है? अनुज के पापा हैरान थे, साथ ही अनुज खुद भी। तभी इंस्पेक्टर बोला, इसे हॉस्पिटल भेजो और इस पर नजर रखो, भाग ना पाए। इंस्पेक्टर ने अनुज की तरफ इशारा किया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। शांत और मधु भी बाहर आ गए थे और बाजवा विराज के हाथों में हथकड़ी देकर वो घबरा गई। वो दोनों आगे आती, पर लेडी कांस्टेबल ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर आप दोनों ने बीच में आने की कोशिश भी की तो हमें मजबूरन आपको भी अरेस्ट करना होगा। तो बाजवा ने कमला और मधु से अंदर जाने के लिए कह दिया, पर वो दोनों अब भी वैसे ही खड़ी थी। वही रिद्धि अब जिंकी के रूम में थी ताकि जिंकी बाहर ना निकल जाए। उसकी आंखों में नमी थी, पर सिर्फ अपने पापा और भाई के लिए, उसके लिए नहीं जो फिलहाल कानून के मुजरिम है। पुलिस वहां से सबको ले गई। अनुज की माँ भी वहां से जा चुकी थी। कमला और मधु थके कदमों से वापस अंदर आ गए। तभी उनके पीछे आहट हुई। कमला और मधु ने पलट कर देखा तो सामने मिस्टर हर्षवर्धन खड़े थे। कमला के भाई उनके जस्ट बगल में ही मिस्टर मनोहर भी थे, जो कि मधु के पापा थे। कमला ने बहुत सालों के बाद अपने भाई को देखा था। मिस्टर बाजवा ने शादी के बाद उनके मायके से जैसे सारे संबंध तोड़ दिए थे। मधु भी अपने डैड को देखकर खुश थी। वो तेजी से अपने पापा से जाकर लिपट गई और रोते हुए अपने पापा को सब बता दिया। कमला भी थके कदमों से अपने भाई के पास चल दी। हर्षवर्धन ने चौखट पार नहीं की थी और बोले, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो। कमला, हर्षवर्धन ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। उसे इस जगह से भी नफरत थी, पर कमला ने कुछ कहना चाहा, पर हर्षवर्धन ने उसे रोकते हुए कहा, अपने पति की वकालत घर पर करना, माफी मिल जाएगी उसे। अगर अब इस बार उसने तुझसे दिल से माफी मांगी
तो, वरना मेरे जीते जी तो इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी। उधर मधु के पापा मधु और चिंकी को अपने घर ले गए। मधु ने अपने जीत से विराज से शादी की थी, पर अब वो अपने पापा के साथ जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कमला अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही थी और वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। हर्षवर्धन ने अब तक घर पर कदम नहीं रखा था। मधु अपने पापा के साथ वहां से चली गई। तभी रिद्धि बोली, माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मामा सही तो कह रहे हैं, हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? रिद्धि ने सीढ़ियों से आते हुए कहा। तभी हर्षवर्धन और कमला ने रिद्धि की तरफ देखा। ब्लैक जींस के साथ वाइट टॉप पहना हुआ था रिद्धि ने, बालों की पोनी बंधाई हुई थी, बिल्कुल बच्ची जैसी प्यारी लग रही थी रिद्धि मासूम सी। तभी कमला बोली, पर बेटा। रिद्धि की बात सुनकर कमला ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही रिद्धि ने उन्हें टोकते हुए कहा, नहीं माँ, अब और नहीं। आपको भी पता है कि पापा गलत है और आप फिर भी उनके साथ रहना चाहती है, जिन्होंने कितने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। अब कमला चुप हो गई तो रिद्धि बोली, आप चल रही है ना माँ? कुछ पल की खामोशी के बाद रिद्धि ने एक बार फिर अपनी माँ से प्यार से पूछा, तो कमला ने मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर के बाद रिद्धि अपनी माँ का बैग लेकर आ गई, तो कमला बोली, तेरा बैग कहाँ है? कमला ने एक बैग देखकर हैरानी से कहा। तो रिद्धि बोली, मैं आपके साथ नहीं जा रही, क्योंकि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल गई है, बस वही करनी है। रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा, कैसी जॉब? हर्षवर्धन ने अपनी निगाह रिद्धि पर टिकाते हुए कहा। तभी रिद्धि बोली, आपके दामाद को शादी के लिए मनाने का जॉब। रिद्धि ने मन ही मन कहा। फिर अपने मामा की तरफ देखकर उसने स्माइल की और बोली, वो मेरी एक फ्रेंड फ्रेंड का ऑफिस है वहीं। तभी उसके मामा बोले, पर तुम्हें जॉब की जरूरत है ही क्यों? घर चलो, वहाँ सब है। हर्षवर्धन ने कहा तो रिद्धि ने अपनी माँ का बैग हर्षवर्धन की गाड़ी में डालते हुए कहा, मैं घर पर बंद रह रहे बोर हो चुकी हूँ मामा, मुझे अब अपनी तरह से जीना है। पर एक बात मैं आप दोनों को बता देती हूँ, अगर मैं इधर बिजी हुई तो आप लोग पुराने मूवी के पेरेंट्स की तरह मेरे लिए लड़के मत ढूंढना, क्योंकि वो मैंने ढूंढ लिया है। और अब वो जैसे ही माना मैं आप लोगों को बता दूंगी, पक्का? कहते हुए रिद्धि वहां खड़ी एक ब्रांड न्यू बाइक के पास पहुंची और इससे पहले कि हर्षवर्धन और कमला को समझते, रिद्धि वहां से छू हो गई। हर्षवर्धन और कमला कभी रिद्धि को देखते तो कभी एक दूसरे को। अंत में वो दोनों मुस्कुरा उठे। रिद्धि की इस हरकत पर उन्हें रिद्धि पर पूरा भरोसा जो था कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी। कमला ने एक बार अपने घर की तरफ देखा, फिर वहां के सबसे पुरानी मेड को घर की जिम्मेदारी देकर वो हर्षवर्धन के साथ वहां से चली गई। मिस्टर बाजवा के सारे फैक्ट्री सीज कर दिए गए। इन सब में उनका घर भी सीज हो गया। सारे न्यूज चैनल में अगले दिन से ही बाजवा और उसके कारनामे दिखाई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी बोला, ये इतनी आसानी से कैसे फंस गया? गोल्डी ने टीवी पर चल रहे न्यूज को देखते हुए कहा। तो डेविन बोला, ये उसका कोई अपना ही है जिसने उसे फंसाया है। डेविन ने बिना किसी भाव के कहा। गोल्डी ने अब की बार कुछ भी नहीं कहा, पर उसने एक नजर अपने फोन को जरूर देखा था। वहीं दूसरी तरफ बाजवा के पकड़े जाने और उसके सारे कारोबार को ठप होते देख सिंघानिया गुस्से में था, क्योंकि उसने भी बाजवा से हाथ मिलाया था और उसके कुछ फैक्ट्रीज के प्रॉफिट पर तो उसका 50% हिस्सा था। अब सिंघानिया को टेंशन थी कि कहीं उसका नाम इन सब में ना आ जाए, क्योंकि ये केस रफा दफा करने वाला नहीं था। ये पब्लिकली होने के साथ साथ ये केस उनकी पहुंच से दूर था, वो लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। मोहित भी सिगरेट फूंकता हुआ टीवी को ही घूर रहा था। बहुत टाइम से उसे उसी चीज को न्यूज वाले दिखा रहे थे। मोहित ने गुस्से में टीवी का रिमोट उठाकर टीवी पर दे मारा, वहां से चला गया। सिंघानिया ने एक नजर जाते हुए मोहित को देखा, फिर नाम में उसने अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि जब जब से वापस आए थे तब से सो ही रही थी। मीनाक्षी अब तक 3 बार आ चुके थे, पर रिद्धि तो जैसे आज उठने का मूड में ही नहीं थी। इस बार जब मीनाक्षी आई तो उसने टीवी ऑन कर दिया। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ, ये सॉन्ग टीवी पर आ रहा था। सॉन्ग सुनते ही रिद्धि उठकर बैठकर और मुस्कुराकर टीवी की तरफ देखते हुए कहने लगी, ना जाने मेरे वाला कब मेरी अदाओं पर मरेगा और मुझे लव करेगा, वो भी क्या दिन होंगे। कहते हुए रिद्धि की स्माइल और बड़ी हो गई। तभी मीनाक्षी बोले, सपने से बाहर आ। मीनाक्षी ने रिद्धि के सर पर चंपत लगाते हुए कहा। तो रिद्धि ने बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, यार मुझे डेविन से मिलना है,
रिद्धि ने कहा और बेड पर लेट गए। तो मीनाक्षी बोली, तो जाकर मिल ले। मीनाक्षी ने कहा तो रिद्धि ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसके पीठ पर मारते हुए बोली, मैं तो मिलूंगी ही, पर तू मेरे साथ चलेगी। तो मीनाक्षी बोली, नहीं तू जा, मीनाक्षी ने एकदम से कहा। तभी गोल्डी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। तभी रिद्धि बोली, क्यों, क्या तुझे गोल्डी से नहीं मिलना? रिद्धि ने शरारत से कहा तो मीनाक्षी हैरानी से उसे देखने लगी। तभी रिद्धि बोली, ज्यादा मत देख समझी, जब तुम उसे ताड़ रही थी ना, तो मेरी नजरें तुझ पर ही थी। रिद्धि ने कहा तो मीनाक्षी बुरी तरह से जेम गई। तो रिद्धि बोली, अब शर्माना छोड़ और जल्दी तैयार हो, मैं भी जाती हूँ, क्या पता आज वो मेरी तरफ देख ही ले। रिद्धि ने मुस्कुराकर कहा और मीनाक्षी को उसने रूम के बाहर कर दिया। कुछ देर के बाद रिद्धि और मीनाक्षी गोल्डी के घर के बाहर थे। रिद्धि ने अपनी बाइक पार्क की और सीधे अंदर चली गई। ये लड़की भी ना, कहते हुए मीनाक्षी भी उसके पीछे चल दी। रिद्धि ने दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दी और झटके से उसने दरवाजा खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ मोहित गुस्से में अपने रूम में इधर से उधर घूम रहा था। जापान वाली डील के बाद लगातार उनकी डील ऐसे ही कैंसिल होते जा रही थी। ऊपर से बाजवा का पकड़ जाना, तो और उसने इन दिनों पूरे शहर में रिद्धि को ढूंढने की कोशिश की, पर रिद्धि का कहीं अता पता नहीं था। उसी पल मोहित को किसी का कॉल आया। मोहित ने चिढ़कर फोन उठा लिया। जल्दी बोलो, मोहित ने गुस्से में कहा तो सामने वाला आदमी एक पल के लिए डर गया और फिर बोला, सर उस लड़की का पता चल गया है। सामने से आई आवाज तो मोहित के लब हल्के से हिले। तभी वो आदमी फिर बोला, ओ और सर, आपके ऑफिस में इनकम टैक्स वाले पहुंच चुके हैं। उनको आपके और बाजवा के लिंक का पता चल गया है, इसलिए वो आपसे आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने घर भी पहुंच सकते हैं कभी भी। उस आदमी ने लगभग एक ही सांस में डरते हुए कहा। तभी मोहित ने गुस्से में कहा, कौन है इन सब के पीछे? वो इन सब के पीछे बाजवा की अपनी बेटी है और उसका नाम रिद्धि बाजवा है। जिस लड़की को आपने हमें ढूंढने को कहा है वही है रिद्धि बाजवा। इन सब का पता करते हुए वो लड़की भी मिल गई। सामने मौजूद आदमी ने एक गहरी सांस भरकर मोहित को सब बता दिया। मोहित ने फोन कट कर दिया। वो इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। वो घर से निकलने ही वाला था कि तभी मिस्टर सिंघानिया ने मोहित के पास आते हुए कहा, बेटा वो महेश और मोहन। सिंघानिया ने इतना ही कहा था कि मोहित ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ उन्हें? इससे पहले सिंघानिया कोई जवाब भी दे पाता, मोहित ने तेजी से रूम से बाहर निकल गया और सिंघानिया भी उनके पीछे महेश और मोहन के कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ तेजी से खुलते दरवाजे की आवाज सुनते ही गोल्डी पलट गया। सामने रिद्धि को देखते ही गोल्डी के होठ मुस्कुरा उठे। तभी रिद्धि बोले, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? रिद्धि ने अपनी कमर पर हाथ रखकर गोल्डी को घूरते हुए कहा। एक पल के लिए गोल्डी के सामने अपनी रिद्धि की छवि उभर आई जब वो उससे नाराजगी जताती थी। गोल्डी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर सिर झटककर वो रिद्धि की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो जो तुम्हें बुलाया जाए। रिद्धि भी मुस्कुराकर आगे बढ़ी और उसने गोल्डी को गले लगाते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरी हेल्प करोगे, तो प्लीज करो ना। वो तो मेरी तरफ एक नजर देखता तक नहीं, रिद्धि ने मायूसी से कहा। तो गोल्डी ने एक गहरी सांस ली और उसने मन ही मन रिद्धि को सब कुछ बताने का फैसला ले लिया। रिद्धि गोल्डी से अलग हुई और उसे उम्मीद से देखने लगी। उसके पीछे खड़ी मीनाक्षी की नजरें गोल्डी पर ही थी, जो गोल्डी काफी देर से महसूस कर रहा था, पर उसने इग्नोर कर दिया और रिद्धि से बोला, तुम फिलहाल डेविन के रूम में चली जाओ और एक बार उससे बात कर लो। गोल्डी ने कहा तो रिद्धि फौरन तेजी से डेविन के रूम की तरफ बढ़ गई। मीनाक्षी अब भी खड़ी खड़ी गोल्डी को ही देख रही थी, पर गोल्डी ने जैसे उसकी तरफ निगाहें उठाई उसने अपनी पलकें झुका ली। तभी गोल्डी मीनाक्षी की तरफ बढ़ गया। गोल्डी ने अपनी तरफ आता देख मीनाक्षी की धड़कनें तेज हो गई। कुछ पल के बाद गोल्डी मीनाक्षी के एकदम करीब आया और उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मुझे ऐसे घूरते हुए क्यों रहती हो? गोल्डी ने बेहद ही सीरियस टोन में पूछा, जिस वजह से मीनाक्षी एक पल के लिए घबरा गई। फिर बोली, मैं नहीं घूरती। मीनाक्षी ने एक स्टेप पीछे लेते हुए कहा। तो गोल्डी ने भी उसकी तरफ एक स्टेप लेते हुए कहा, तो फिर जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तुम्हारी ये निगाहें मुझ पर ही जमी हुई क्यों मिलती है और मुझसे निगाहें मिलते ही मुझसे निगाहें हटाना। मीनाक्षी फिर एक स्टेप पीछे होते हुए बोली, सॉरी, अब से मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। कहते हुए मीनाक्षी और पीछे हुई और सीधे दीवार से टिक गई। गोल्डी भी उसके साथ स्टेप ले रहा था और उसके रुकते ही वो उसके करीब आकर रुक गया।
मीनाक्षी की तो सांसें ही अटक गई। उसने वहां से जैसे ही निकलने की कोशिश की, गोल्डी ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल दीवार से टिका दिए और उसके और करीब आ गया और बोला, क्यों नहीं देखोगे तुम मेरी तरफ? इस बार गोल्डी के अल्फाज काफी हद तक नरम थे। तभी मीनाक्षी बोले, तुम्हें नहीं पसंद इसीलिए। मीनाक्षी ने जल्दी से कहा। उसकी धड़कनें काफी तेज थी। उसने अब तक गोल्डी की तरफ एक नजर देखा तक नहीं था। तो वहीं गोल्डी मीनाक्षी को ऐसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। गोल्डी ने अपना चेहरा सीरियस किया और अपना एक हाथ दीवार से हटा दिया और उसी हाथ से मीनाक्षी का चेहरा ऊपर किया। पर मीनाक्षी ने अपनी पलकें झुका रखी थी। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। तभी गोल्डी बोला, मेरी तरफ देखो। गोल्डी ने जैसे ही मीनाक्षी को ऑर्डर दिया, मीनाक्षी ने फौरन से अपनी गर्दन में हिला दिया। मेरी तरफ देखो मीनाक्षी। इस बार गोल्डी ने बहुत प्यार से कहा। ना चाहते हुए भी मीनाक्षी के भड़बड़ाती पलकें उठ गई। तो गोल्डी बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर से अपनी निगाहें हटाओ। गोल्डी ने मीनाक्षी की आंखों में देखते हुए बेहद प्यार से कहा। मीनाक्षी एक पल को हैरान रह गई। वो एकटक गोल्डी को देखने लगी और गोल्डी उसे। दोनों के चेहरे बेहद पास थे। धड़कनें दोनों की शोर कर रही थी और दोनों अपनी ही धुन धुन भी सुन पा रहे थे। तभी गोल्डी बोला, तुम्हारा बार बार मुझसे नजरें हटाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए सोचा तुम्हें समझा दूं अपने तरीके से। कहते हुए गोल्डी मीनाक्षी के चेहरे के और भी करीब आ गया। मीनाक्षी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। मीनाक्षी ने जल्दी से गोल्डी को पीछे की तरफ धकेल दिया और फौरन घर से बाहर निकल गए। गोल्डी वहीं खड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मीनाक्षी ने बाहर आकर अपने सीने पर हाथ रख लिया और गहरी सांस लेते हुए वो खुद से ही बोली, क्या सच था या बस एक खूबसूरत सा ख्वाब? वहीं दूसरी तरफ मोहित डॉक्टर से बोला, इन्हें अचानक हो क्या गया है डॉक्टर? मोहित ने परेशान से अपने भाइयों को देखते हुए डॉक्टर से कहा। मिस्टर सिंघानिया भी लाचार साइड में खड़े थे। सामने महेश और मोहन बेड पर बिना हिले डुले पड़े थे। उनकी सांसें धीमी होते जा रही थी। उस कमरे में कुल 15 डॉक्टर थे और सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। मोहित वहां खड़ा बार बार एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर उनके भाइयों को हुआ क्या है। कुछ देर के बाद एक डॉक्टर ने पीछे हटते हुए कहा, आई एम सॉरी, इनका बचना मुश्किल है। इन्हें बहुत ज्यादा स्लो पॉइजन दिया गया है। बिना ये जाने कि वो पॉइजन कौन सा है, हम इन्हें एंटीडोज नहीं दे सकते। उस डॉक्टर के आगे के शब्द उसके गले में ही ठहर गए, क्योंकि मोहित ने ठीक उसके माथे के बीचों बीच गोली मारी थी। वो डॉक्टर फटी आंखों के साथ फर्श पर गिर गया। बाकी के सारे डॉक्टर से एकदम से घबरा गए। सब जानते थे कि वो महेश और मोहन को नहीं बचा सकते, पर फिर भी वहां कोशिश कर रहे थे। तभी सिंघानिया बोले, ये तुमने क्या किया मोहित? मोहित मिस्टर सिंघानिया ने मोहित के पास आते हुए गुस्से में कहा। तो मोहित बोला, इस डॉक्टर की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाइयों के बारे में ऐसा कहने की? मोहित ने बेहद गुस्से में उस डॉक्टर की लाश को घूरते हुए कहा। उस डॉक्टर की आंखें अब भी खुली हुई थी। सिंघानिया के इशारों से 2 गार्ड्स अंदर आ गए और उस डॉक्टर की बॉडी को वहां से ले गए। वहीं दूसरी तरफ डेविन के रूम का दरवाजा खुला तो रिधि सीधे अंदर चली गई। डेविन बेड पर बैठा अपने लैपटॉप को घूर रहा था और उसका फेस काफी सीरियस था। आहट पाते ही डेविन ने अपनी नजरें उठाई तो सामने रिधि को देखते ही उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डेविन ने गुस्से में कहा। तो रिधि बोली, तुम्हें देखने आई थी। तुम्हें मेरी याद नहीं आई? रिधि ने बेहद ही प्यार से अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। तो डेविन बोला, देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से, समझी? और रही याद की बात, तो तुम मेरे लिए जरूरी नहीं। देवी ने अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए कहा। तो रिधि बोले, अच्छा है। वैसे भी याद तो उसे किया जाता है जिसे भूल चुके हैं, पर तुम मुझे नहीं भूले, जानकर अच्छा लगा, रिधि ने मुस्कुरा कर कहा। अब डेविन गुस्से में उठकर रिधि के पास आया और उसे उसकी बाह से पकड़कर बाहर करते हुए उसने गुस्से में कहा, यही खड़ी खड़ी बकवास मत करो, समझी? रिधि ने फौरन डेविन से खुद को छुड़ा लिया और जाकर डेविन के बेड पर चढ़ गई और उसका लैपटॉप हाथ में ले लिया। एक पल के लिए डेविन भी हैरान रह गया। फिर वो फौरन रिधि की तरफ बढ़ गया और उसके हाथ से लैपटॉप लेने लगा, पर रिधि ने उससे तेज थी। उसने लैपटॉप अपने पीछे कर लिया और दोनों हाथों के साथ आपस में टकरा गए। डेविन ने अपने दांत पीस लिए। तभी रिधि ने डेविन की कॉलर पकड़ी और उसे अपने करीब खींचकर उसने अपना सिर उसके सिर से दोबारा टकरा दिया। डेविन ने
अपना कॉलर छुड़ाना चाहा, पर तभी रिधि ने आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया। डेविन के हाथ एकदम से रुक गए। उसका हाथ रिधि के हाथ पर ही था। तभी डेवी ने अपनी पलकें एक पल को बंद किए। जैसे जैसे उसने अपनी आंखें खोली तो उन आंखों में दुनिया जहान का गुस्सा उभर आया था। डेवी ने रिधि का हाथ अपनी कॉलर से झटक कर हटा दिया और उसके बाहर को गुस्से में पकड़ते हुए कहा, तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? हाँ, तुम आखिर सोच क्या रही हो कि ये सब करके तुम मेरे करीब आ जाओगे? तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को मैं मुंह तक नहीं लगाता। डेवी ने रिधि को झटकते हुए कहा, जिससे रिधि संभल नहीं पाई और उसका सिर बेड के क्राउन से टकरा गया। रिधि के मुंह से हल्की चीख निकल गई और उसने अपना सिर पकड़ लिया। एक पल के लिए आंखें बंद हो गई थी उसके, तो डेविड ने अपनी मुट्ठियां बीस ली। वो रिधि के साथ ये सब करना नहीं चाहता था, पर वो उसे खुद के करीब भी नहीं आने देना चाहता था। रिधि ने अपनी आंखें खोलकर डेविड की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। डेविड फौरन पलट गया, क्योंकि नमी उसकी आंखों में भी आ गई थी। उसने कुछ ज्यादा ही जोर से रिधि को धक्का दे दिया था, जिस वजह से उसके सिर पर ज्यादा लग गई थी शायद। रिधि डेविड को देखकर मुस्कुरा दी और उठकर उसी तरफ बढ़ गई। डेविड अब भी वैसे ही खड़ा था, तो रिधि उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जाओ। इससे पहले डेविड रिधि को अपने रूम से बाहर करता, रिधि ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ी और खींचकर उसका चेहरा अपने करीब करके उसने कहा, पर मैं तो तुम्हें ही मुंह लगाऊंगी। इतना कहते रिधि ने अपने मुलायम होठ डेविड के गालों पर रख दी। डेविड ने इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो स्तब्ध अपनी जगह खड़ा था। आज तक वो अपनी रिधि के भी इतने क्लोज नहीं हुआ था जितना आज ये रिधि उसके क्लोज हो गई थी। रिधि तो जैसे डेविन में खो ही गई थी। बंद आंखों के साथ वो डेविन को डीपली किस करने लगी। इस उसके हाथ डेविन के कॉलर से होकर उसके बालों पर चले गए और वो अपने हाथ उसके बालों पर घुमाने लगे। एक अजीब सी बेचैनी के साथ डेविन ने रिधि को खुद से दूर किया। एक अजीब सी बेचैनी के साथ डेवी ने रिद्धि को खुद से दूर किया और एक नाराज नजर उस पर डाले। रिद्धि नम आंखों के साथ मुस्कुराकर बोले, मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊंगी। इतना कहकर रिद्धि डेविन के करीब आई तो डेविन फौरन दूर हुआ और गुस्से से रिद्धि को घूरने लगा। तो रिद्धि बोले, अब इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन में एक ही किस मिलेगी, दूसरे किस की उम्मीद भी मत रखना। आए बढ़े। इतना कहकर रिद्धि रूम से बाहर निकल गए। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान नाच रही थी और आंखों की नमी उसने झट से छुपा ली थी। वहीं डेविन अब भी अपने रूम में हैरान परेशान खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अभी भी अपने सीने पर हाथ रखे खड़े। जब पीछे से गोल्डी ने आकर धीमे से आवाज में कहा, क्या हुआ? तो मीनाक्षी ने अपनी जगह से एकदम से उछल गई। उसने पलट कर देखा तो पीछे गोल्डी खड़ा उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी मीनाक्षी ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि मुंह बनाकर वो दूसरी तरफ जाने लगे। पर तभी गोल्डी ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी और झट से अपने करीब खींच लिया और बोला, अब नहीं देखोगी मुझे? गोल्डी ने धीमी आवाज में कहा और गोल्डी के खींचने की वजह से जो बाल मीनाक्षी के गालों पर आ गए थे उसे धीरे से उसने मीनाक्षी के कान के पीछे कर दिए। मीनाक्षी की पलकें फौरन बंद हो गई और गोल्डी उसे एकटक देखने लगा। तभी मीनाक्षी ने धीरे से अपनी पलकें खोली। गोल्डी ने अभी भी उस पर से अपनी नजरें नहीं हटाई थी, तो मीनाक्षी अपनी पलकें झपकाने लगी। तभी उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, ये क्या हो रहा है? गोल्डी और मीनाक्षी हड़बड़ाकर अलग हो गए। गोल्डी ने अपनी नजरें घुमाई तो सामने रिधि अपनी कमर पर हाथ रखे उन्हें ही घूर रही थी। गोल्डी और मीनाक्षी बुरी तरह जम गए। फिर गोल्डी रिधि के पास आया और उसे खींचकर बाहर ले जाते हुए बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रिधि तो बस हैरानी से गोल्डी को ही देख रही थी। बाहर आते ही गोल्डी ने रिधि को बाहर मौजूद अपनी गाड़ी में बिठाया और खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठ गया। उनसे थोड़ी दूर खड़ी मीनाक्षी बस उन्हें ही देख रही थी। तभी गोल्डी बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। गोल्डी ने कहा तो रिधि ने उसे घूरते हुए कहा, तो मुझे इतना खींचने की बजाय तुम तो बात मुझसे कह सकते थे। तो गोल्डी ने अब घूर कर रिधि को देखा तो रिधि ने एकदम सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, चलो बोलो। गोल्डी को उसकी हरकत पर हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी तुरंत छुपा ली और एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने रिधि को डेविन के बारे में बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रिधि गोल्डी की बात सुन रही थी वैसे ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे। आखिर में रिधि की आंखों में आंसू आ गए और वो एकटक गोल्डी को देखने लगी। गोल्डी की भी आंखें हल्की नम थी। जब गोल्डी खामोश हो गया तो रिधि तुरंत गाड़ी से बाहर जाने लगी, पर तभी गोल्डी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तू मेरे दोस्त को छोड़कर तो नहीं जाओगी ना?
रिद्धि गोल्डी की तरफ देखा और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, कभी नहीं। गोल्डी हल्का सा मुस्कुरा दी। रिद्धि गाड़ी से बाहर निकली और वापस से अंदर चली गई। गोल्डी जब गाड़ी से बाहर आया तो उसकी नजरें सीधे मीनाक्षी पर पड़ी, जो उससे कुछ दूर ही खड़ी उसे घूर रही थी। गोल्डी के चेहरे की हल्की स्माइल आ गई और बोला, क्या हुआ तुम्हें? गोल्डी ने मीनाक्षी के बेहद करीब आकर कहा। कुछ नहीं, मीनाक्षी ने नाराजगी से कहा और गोल्डी को घूरने लगी। तो गोल्डी बोला, बहन मानता हूँ उसे, तो अपने इस छोटे से दिमाग में कुछ भी मत सोच लेना, समझी? कहते हुए गोल्डी ने मीनाक्षी के सिर पर हल्की सी चंपत लगाई। तो मीनाक्षी बोली, पर मैंने कहाँ कुछ सोचा, कहकर मीनाक्षी भी घर के अंदर चली गई। डेविन वापस से लैपटॉप पर बैठा मेल चेक कर रहा था। उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रिद्धि वापस आ जाएगी और रिद्धि उसके ठीक पीछे खड़ी हैरानी से लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रही थी, जहाँ बाजवा के बारे में ही जानकारी थी और साथ ही रिद्धि का जिक्र। आखिर उसी ने तो अपने पापा और भाई को फंसाया था। तभी रिद्धि बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? अचानक आई रिद्धि की बात सुनते ही डेवी ने लैपटॉप बंद करके हैरानी से रिद्धि की तरफ देखते हुए कहा, तुम गई नहीं? तो रिद्धि ने गुस्से में कहा, पहले तुम बताओ कि क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तो डेविन बोला, अरे मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? डेविन ने भी रिद्धि को घूरते हुए कहा। तो रिद्धि बोली, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्यों तुम मेरे पापा के बारे में पता कर रहे हो? रिद्धि ने अब की बार डेविन की बाहें पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। तो डेविन बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हारा बाप एक क्रिमिनल है और तुम्हारा भाई भी। उसका कांटेक्ट बहुत से ऐसे लोगों से है जो उनकी तरह ही उनसे मिलकर काम कर रहे हैं। बस उन्हीं के बारे में पता कर रहा था ताकि सब को जेल जा सके। बस और कुछ जानना है? डेविन ने रिद्धि को खुद से दूर करते हुए कहा। रिद्धि ने बारी बारी से डेविन के आंखों में देखा और कहा, तो क्या तुम इसलिए ही मुझसे दूर रहते हो क्योंकि मेरे पापा और भाई क्रिमिनल है? कहते हुए रिद्धि की आंखों में आंसू आ गए। डेविन ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो हैरानी से रिद्धि को देखने लगा। आंसू की एक बूंद लुढ़क कर रिद्धि के गाल पर आ गई और वो अपनी भरी भरी आंखों से डेविन को ही देख रही थी। डेविन को खामोश देखकर रिद्धि वहां से जाने के लिए पलट गई। तो डेविन बोला, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो और बेस्ट डिजर्व करती हो, पर वो बेस्ट मैं नहीं हूँ। तुमसे दूर जाने का कारण मेरा पर्सनल है, डेविन ने कहा और रिद्धि पर से अपनी नजरें हटा ली। रिद्धि वापस मुड़ी और बोली, मेरे लिए तुम्हारे सिवा कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता और किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती, बल्कि हम अपनी लाइफ को रोककर उसे तकलीफ देते हैं जो हमें खुश देखकर मुस्कुराता है। डेविन की एक नजर रिद्धि को देखा, फिर अपनी नजरें हटाकर बोला, तुम जा सकती हो। रिद्धि वहां से नहीं गई, बल्कि आगे बढ़कर उसने डेविन को अपने गले से लगा लिया और बोले, क्या पता हमारी कौन सी मुलाकात आखिरी हो, तो एक बार मैं तुम्हें गले लगा लूं। रिद्धि ने धीरे से कहा तो डेविन के हाथ रुक गए जो उसने रिद्धि को खुद से दूर करने के लिए उठाए थे। आई रियली लव यू, क्या तुम कभी मुझसे ये कहोगे? रिद्धि ने मन ही मन कहा और उसकी पकड़ डेविन पर और कस गई। वहीं दूसरी तरफ मोहित अपनी जगह पर बिना किसी इमोशन के खड़ा एकटक अपने भाइयों को देख रहा था। दोनों ही दम तोड़ चुके थे। वहां मौजूद सारे डॉक्टर्स घबराए से खड़े हुए थे। सिंघानिया ने मोहन का हाथ पकड़ रखा था। वो कुछ भी करने के हाल में नहीं थे। मोहित ने अपनी नजरें हटाई और गुस्से से वहां से बाहर निकल गया। सिंघानिया ने मोहित को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो खुद चाहते थे कि उनके बेटे की हालत जिसने भी ऐसी की है वो जिंदा ना बचे। एक घर में अचानक हुई इन दो मौतों की वजह से घर पर आए इनकम टैक्स ऑफिसर्स जा चुके थे। वहीं कॉल पर किसी से बात करता हुआ मोहित घर से बाहर निकल गया और बोला, अब तक तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरे भाई की जान ले ली उसने आधे घंटे में। अगर तुम लोगों ने पता नहीं किया कि इन सब के पीछे कौन है तो तुम लोगों का क्या होगा ये मुझे मुझे भी नहीं पता, मोहित ने बेहद गुस्से में कहा। मोहित अपनी बात कहते ही कॉल कट कर देने वाला था, पर तभी सामने से आवाज सुनकर वो रुक गया। सर वो इन सब के पीछे कर्ण दीक्षित का हाथ है, पर बाकी के लोग कह रहे हैं कि वो तो मर चुका है, पर मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है और अब उसका एड्रेस भी मैंने ढूंढ लिया है। सामने से घबराई हुई सी आवाज है। तभी मोहित बोला, ये सब तुम मुझे अभी बता रहे हो? मोहित ने बेहद गुस्से में अपनी बात कही थी, जिस वजह से सामने मौजूद शख्स के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मोहित ने दोबारा से कहा, अभी के अभी मुझे एड्रेस भेजो। इतना कहते ही मोहित ने कॉल एंड कर दिया। अगले ही पल मोहित के फोन पर एक MSG टोन बजी और मोहित ने एड्रेस चेक किया। फिर फौरन ही वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल गया।
वही मीनाक्षी अंदर आते ही इधर उधर देखने लगी थी। ये बार बार अंदर बाहर क्यों हो रही है? अब हमें चलना चाहिए। मीनाक्षी ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने रिधि को आवाज देने के लिए अपना मुंह खोला ही था, इतने में पीछे से गोल्डी ने आकर उसका मुंह बंद करते हुए कहा, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कि रूम में कितनी शांति है और तुम उनकी शांति को भंग कर रही हो? मीनाक्षी ने फौरन गोल्डी का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहा, हमें घर जाने के लिए लेट हो रहा है, मम्मा इंतजार कर रही होगी। तो गोल्डी बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गोल्डी ने कहा तो मीनाक्षी ने मुंह बनाया और धीरे से बड़बड़ाई, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ ही नहीं पाओगे। गोल्डी ने मीनाक्षी की बड़बड़ाहट सुन ली थी, इसलिए उसने उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद के एकदम करीब कर लिया और बोला, सच में अब तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करा? गोल्डी ने शरारत से कहा। तो मीनाक्षी ने जल्दी से डेविन के रूम की तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। यह देखकर मीनाक्षी ने खुद को नॉर्मल किया और गोल्डी के सीने पर मारती हुई बोली, छोड़ो मुझे, अगर रिधि ने देख लिया तो मम्मा तक बात पहुंच जाएगी। तो गोल्डी बोला, फिर तो अच्छी बात है ये, है ना? गोल्डी ने मीनाक्षी की आंखों में देखते हुए कहा। तो मीनाक्षी एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर अगले ही पल वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, तुम छोड़ो मुझे। तो गोल्डी बोला, मूड नहीं है। गोल्डी ने मुंह बनाकर कहा। तो मीनाक्षी आगे बढ़ी और उसने गोल्डी के कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। मीनाक्षी को लगा कि अब गोल्डी उसे छोड़ देगा, पर गोल्डी पकड़ और कस गई। गोल्डी को तेज सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। मीनाक्षी झट से पीछे हुई तो गोल्डी ने उसे उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो मीनाक्षी बोले, मुझे तो तुम बहुत सीधे और डिसेंट लगते थे। मीनाक्षी ने गोल्डी को घूरते हुए कहा। तभी गोल्डी बोला, मैं सीधा और डिसेंट ही था, पर तुमने मुझे घूर घूर कर मजबूर कर दिया कि मैं बिगड़ जाऊं। गोल्डी ने प्यार से मीनाक्षी को देखते हुए कहा। तो मीनाक्षी केला मुस्कुरा उठे। उसे देखकर गोल्डी भी मुस्कुरा उठा और उसे अपने सीने से लगा लिया। इस बार मीनाक्षी ने उसे छूटने की कोई कोशिश नहीं की। तभी गोल्डी ने मन ही मन कहा, बस एक बार ये मोहित वाला मैटर सेटल हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि अब भी डेविन के सीने से लगी हुई थी। तभी डेविन का फोन बजने लगा और उसने झट से रिद्धि को खुद से दूर कर दिया। फोन की स्क्रीन देखते ही डेविन ने फौरन कॉल रिसीव कर लिया। सर, मोहित को आपके बारे में पता चल चुका है और शायद उसके लोगों को आपका एड्रेस भी पता है, इसलिए मोहित आपके घर की तरफ आ रहा है। मेरे एक आदमी अभी भी उसके पीछे है, वो बस कुछ ही मिनटों में आपके घर पहुंच जाएगा, सामने से कहा गया। जिसे सुनते ही डेविन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने नजरें खुद बेखुद रिद्धि की तरफ चली गई जो उसे ही घूर रही थी। डेविन अपना सिर झटका और कहकर उसने कॉल एंड कर दिया। तभी रिद्धि बोली, बस एक हम कहने के लिए तुमने मुझे इतनी बेदर्दी से खुद से दूर कर दिया। देखना, एक दिन तुम खुद मुझे पहले आकर गले लगाओगे, चाहे वो पल मेरी लाइफ का आखिरी पल क्यों ना हो। रिद्धि ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। तो डेविन बोला, स्टॉप इट, बहुत बोलती हो तुम, और मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं। डेविन ने गुस्से में कहा। तभी रिद्धि बोली, ओह, इस इमोशनल और भारी भरकम डायलॉग का तो इस पर कोई असर नहीं हुआ। फिल्मों में तो हीरो और हीरोइन शायद ऐसे ही मिलते हैं। रिद्धि ने मन ही मन कहा। तभी डेविन बोला, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। डेविन को अचानक मोहित का ख्याल आया तो उसने रिद्धि को कमरे से लगभग बाहर करते हुए कहा। तो रिद्धि बोली, तुम मुझे भगाते क्यों रहते हो? एक दिन तो मुझे अपने साथ लाओगे ही, तो अभी रुक जाऊंगी तो क्या प्रॉब्लम है? रिद्धि ने वापस रूम के अंदर आते हुए कहा। तो डेविन बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अब की बार डेविन की आवाज तेज थी, जिसे सुनते ही नीचे खड़े एक दूसरे में गुम मीनाक्षी और गोल्डी झट से एक दूसरे से दूर हो गए। जाओ यहाँ से, डेविन ने रिद्धि को घूरते हुए कहा। तभी एक आवाज आई, ये तू क्या कर रहा है करूं? कहते हुए गोल्डी उसकी तरफ आने लगा। डेविन ने घूर कर गोल्डी को देखा और कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो उस दिन इनके साथ यहाँ आता और ना ही ये कभी भी मुंह उठाकर यहाँ आती। अब जल्दी से भेज इसे यहाँ से। डेविन गुस्से में रिद्धि को घूर रहा था। तभी रिद्धि बोली, से तुम इतना गुस्सा लाते कहाँ से हो? हमारे पास तो नहीं है इतना गुस्सा, पर कुछ भी कहो, गुस्से में भी बहुत ही हॉट लगते हो। माय गॉड, रिद्धि ने मुस्कुरा कर कहा। तो डेविन ने उसे देखकर हैरानी से कहा, तुम पागल हो? तो रिद्धि बोली, तुम्हारे लिए। रिद्धि ने डेविन को जवाब दिया और उसकी तरफ देखते हुए उसने अपनी आई विंक कर दी। तो डेविन का मुंह खुला रह गया। अकेले में तो उसने उसकी बदतमीजी देख ही ली थी, पर अब तो वो गोल्डी के सामने भी ऐसी बातें कर रही थी। तभी एक आवाज है, करूं देख। इससे पहले गोल्डी कुछ कहता, डेविन ने गुस्से में कहा, अगर अभी के अभी ये यहाँ से नहीं गई तो तू सोच भी नहीं सकता मैं इसके साथ क्या करूंगा। डेविन को इतने गुस्से में देख गोल्डी फौरन रिद्धि के पास आ गया
और उसने उसे लगभग खींचते हुए कहा, तुम चलो यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं। अरे पर रिद्धि ने कुछ कहना चाहा, पर गोल्डी ने उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए कहा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। रिद्धि, देर हो रही है। रिद्धि अब चुप हो गई। उसने कुछ भी नहीं कहा, पर पलटकर उसने डेविन को जरूर देखा, जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। रिद्धि ने उसे देखकर स्माइल दे दी। डेविन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है। गोल्डी रिद्धि को बाहर ले गया। मीनाक्षी भी उसके पीछे ही थी। रिद्धि और गोल्डी के बाहर जाते ही डेविन को अजीब सी बेचैनी हुई। उसने मन ही मन कहा, सब ठीक तो है, कहकर वो रूम में चला गया। उसके माइंड में फिलहाल मोहित ही था, जो कभी भी यहाँ आ सकता था। ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन और भी ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। थक कर डेविन ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसकी आंखों के सामने रिद्धि का चेहरा उभर आया, और अभी अभी जो रिद्धि ने कहा था उसके लिए वो शब्द उसके कान में गूंज उठे, क्या पता हमारी कौन सी मुलाकात आखिरी हो, तो एक बार मैं तुम्हें गले लगा लूं। तो डेविन झट से अपनी आंखें खोली और खुद में ही बड़बड़ाता, ये लड़की आखिर क्यों नहीं चली जाती, तुम मेरी लाइफ से दूर। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, क्यों तुम उसे खुद से दूर करते हो करो, जबकि वो तुम्हारे जहन में, तुम्हारे ख्यालों में है। वो भी दिन दूर नहीं जब तुम्हारे दिल पर भी उसका कब्जा होगा। अचानक आई इस आवाज से डेविन ने चौंक कर अपने बगल में देखा तो उसकी रिधि का अक्स नजर आने लगा उसे, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी डेविन बोला, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है रिधि। कहते हुए डेविन ने रिधि के अक्स को छूना चाहा, पर छू ना सका। उसकी आंखें नम हो गई। तभी फिर से एक आवाज आई, पर मैं तो अब हूं ही नहीं करूं। तुमने एक परछाई को रोक रखा है, अब मुझे जाने दो करो, अपनी रिधि को जाने दो। रिधि के अक्स ने कहा तो डेविन एकटक उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें नम थी, उससे कुछ कहते भी नहीं बना, और धीरे धीरे रिधि का अक्स गायब हो गया। रिधि का अक्स पूरी तरह से गायब हो गया। ये देखकर डेविन ने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू की एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क आई। वहीं दूसरी तरफ मोहित ने अपनी गाड़ी डेविन के घर के सामने लाकर रोक दी। उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा भरा हुआ था। उसने एक भरपूर नजर उस पर डाली और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, पर तभी उसकी नजर रिधि पर पड़ी, जो गोल्डी के साथ बाहर निकल रही थी। शाम के वक्त में भी उतनी दूर से मोहित ने रिधि को पहचान लिया। रिधि को यहाँ देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। गोल्डी को भी देखकर उसने उसे पहचान लिया। मोहित के हाथ स्टेयरिंग पर कस गए और बोला, ये लड़की, इसने इनके साथ मिलकर ये सब किया। मोहित ने गुस्से में रिधि को घूरते हुए कहा। फिर अपना फोन निकालकर उसने किसी को कॉल किया और बोला, अभी के अभी तुम अपने लोगों को लेकर कर्ण दीक्षित के एड्रेस पर पहुंचो। इतना कहते ही मोहित ने गुस्से में कॉल एंड कर दिया। वहीं गोल्डी कहता है, मैं तुम दोनों के लिए टैक्सी कर देता हूँ, मैं खुद तुम दोनों को छोड़ कर आता हूँ। पर डेविन का पारा अभी हाई है, तो उसे भी देखना है, आखिर क्यों वो इतना हाइपर है। रिधि को बाहर लाते ही गोल्डी ने उससे कहा और वहां से गुजरती एक टैक्सी को उसने रोक लिया। तभी रिधि बोली, कोई बात नहीं ब्रो, तुम मेरे बारूद के गोले का ध्यान रखना, कहीं मेरे फोड़ने से पहले ही वो ना फट जाए। रिधि ने मुस्कुराकर कहा तो गोल्डी ने उसके सिर पर हल्की सी चंपक लगाते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा शैतान हो पर प्यारी भी हो। तो रिधि मुस्कुरा दी तो गोल्डी बोला, ब्रो की जगह भाई कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गोल्डी ने मुस्कुरा कर कहा तो रिधि ने भी मुस्कुरा कर, ओके भाई, आप मेरे उनका ख्याल रखना और प्लीज उन्हें मेरे लिए मना लेना। रिधि ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए इतने प्यार से कहा कि गोल्डी की पलकें नम हो गई। उसने रिधि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो जल्दी ही समझ जाएगा कि जो सामने है बस वही एक खूबसूरत सा हकीकत है, जो छूट गया वो महज एक ख्वाब था। तो मीनाक्षी उन दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। अब रिधि टैक्सी में बैठ गई तो मीनाक्षी भी टैक्सी में बैठने लगी, पर गोल्डी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कहोगे। तो मीनाक्षी बोली, फिलहाल नहीं, मीनाक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, और गोल्डी के कुछ कहने से पहले ही उसने उसे हल्का सा धक्का देकर दूर किया और झट से टैक्सी में बैठ गए। गोल्डी बस मुस्कुरा कर रह गया। कुछ ही देर में वो टैक्सी उनकी आंखों से ओझल हो गई। टैक्सी के जाते ही गोल्डी भी घर के अंदर चला गया। टैक्सी को जाते देख मोहित के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर गई और उसने अपनी गाड़ी टैक्सी के पीछे ले ली। तभी उसके फोन की घंटी बजी। मोहित ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, बॉस, हम कर्ण दीक्षित के एड्रेस पर पहुंच गए हैं। तो मोहित बोला, अंदर जाओ और जो जो भी दिखे सबको खत्म कर दो। मोहित ने इतना कहकर कॉल एंड कर दिया। ऑर्डर पाते ही मोहित के लोग डेविन के घर की तरफ बढ़ गए। सभी के कमर पर गंध थी और वो तेजी से घर की तरफ बढ़ गए।
रिद्धि और मीनाक्षी टैक्सी में बैठी आपस में बातें कर रही थी। अपने फोन में रिद्धि कर्ण दीक्षित और मोहित के बारे में सर्च कर रही थी और सारी न्यूज़ पढ़ रही थी कि कैसे मर्डर को इतनी आसानी से एक्सीडेंट साबित कर दिया गया था। मोहित की पिक्चर देखते उसके मुंह से निकल गया, ये घटिया आदमी है, इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। रिद्धि ने मुंह बना लिया और फोन की स्क्रीन उसने ऑफ कर दी। उसे मोहित की शक्ल देख कर ही गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक जोर के ब्रेक के साथ उनकी टैक्सी रुक गई। वहीं दूसरी तरफ गोल्डी ने डेविन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुझे नहीं लगता कि तू गलत कर रहा है? नहीं, डेविन ने कहा और अपने रूम से बाहर निकलने लगा। तो गोल्डी बोला, करो, तू गलत कर रहा है यार, वो तुझसे प्यार करती है। गोल्डी ने डेविन से कहा तो डेविन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इन सब बातों का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मोहित कभी भी आ सकता है और तू तैयार है, मैंने काका को उनके घर भेज दिया है। डेविन ने कहा तो गोल्डी ने हैरानी से कहा, मोहित पर वो तो यहाँ क्यों, उसे कैसे पता कि हम गोल्डी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और डेविन के करीब आ गया। डेविन की नजरें कब से बाहर थी। गोल्डी उसके करीब आया ही था कि डेविन तुरंत पलटा, उसे वापस अंदर की तरफ धकेलते हुए बोला, मोहित नहीं बल्कि उसके गार्ड्स यहाँ हैं। डेविन ने इतना ही कहा था कि इतने में ही उसके हाथ में मौजूद उसका फोन बज उठा। ड्राइव डेविन ने फौरन अपना फोन रिसीव कर लिया। फोन देवराज का था। सर, मोहित आपके घर के पास थोड़ी देर रुका था, पर पता नहीं क्यों वो थोड़ी देर के बाद आगे निकल गया और उसके पीछे से उसके गार्ड्स आपके घर आ गए। हम रास्ते पर ही हैं, बस थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। देवराज ने अपनी बात कही और कॉल एंड कर दिया। देवराज की बात सुनकर डेविन का माथा ठनका। उसने गोल्डी की तरफ देखते हुए कहा, जब तू रिद्धि और उसकी फ्रेंड को उसके बाहर छोड़ने गया था तो क्या बाहर कोई गाड़ी थी? तो गोल्डी बोला, हाँ, बाहर गाड़ी तो थी, पर वो थोड़ी देर बाद वहां से चली गई। गोल्डी ने याद करते हुए कहा, इससे पहले डेविन गोल्डी से कुछ कहता या कुछ पूछता, मोहित के गार्ड्स धड़ाधड़ कमरे में घुस गए। वहीं दूसरी तरफ टैक्सी के रुकते ही रिद्धि और मीनाक्षी के सामने देखा, जो सामने रोड पर उनकी टैक्सी के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। अगले ही पल सामने खड़ी गाड़ी का दरवाजा खुला और मोहित गाड़ी से बाहर निकला। मोहित को देखते ही रिद्धि की आंखें छोटी हो गई और बोली, आपने टैक्सी क्यों रोकी भैया? चलिए, यहाँ से साइड साइड में जगह है। रिद्धि ने कहा तो टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी स्टार्ट कर दी और टैक्सी थोड़ी पीछे ले ली ताकि वो बगल से निकल पाए। पर तभी मोहित एकदम से टैक्सी के सामने आकर खड़ा हो गया। तभी रिद्धि बोली, उड़ा दो भैया इसे, अभी के अभी। रिद्धि ने कहा तो ड्राइवर और मीनाक्षी उसका मुंह देखने लगा। तभी रिद्धि बोली, बड़ा मन था ये डायलॉग मारने का, तो मार दिया। रिद्धि ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। तो मीनाक्षी ने उसे घूर कर देखा। तभी रिद्धि के साइड का दरवाजा खोलकर मोहित ने रिद्धि का हाथ पकड़ उसे बाहर खींचते हुए कहा, हमें बर्बाद करके तुम यहाँ घूम रही हो? तभी रिद्धि बोली, अरे पागल आदमी, जरा संभल के, याद रखो कि तुम्हारे हाथ में किसका हाथ है? रिद्धि ने मुंह बनाते हुए कहा। तो मोहित के आने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, जबकि मीनाक्षी घबराई हुई थी। वो भी जल्दी से बाहर आ गई और मोहित से रिद्धि को छुड़ाने लगी। तभी रिद्धि बोली, मीनाक्षी तू दूर रह। रिद्धि ने मीनाक्षी को घूरते हुए कहा। तभी मोहित ने मीनाक्षी को एक तरफ धकेल दिया और वो सीधे नीचे जा गिरी। उसका सिर नीचे जा लगा और उसके सिर पर चोट आ गई। टैक्सी वाला ये सब देखकर फौरन वहां से भाग गया। नीचे गिरी मीनाक्षी को देखकर रिद्धि को मोहित पर बेहद गुस्सा आया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसके कॉलर पकड़ गुस्से में उसने मोहित से कहा, मुझसे प्रॉब्लम है ना तुझे, तो मुझसे बात करो, कहकर रिद्धि ने गुस्से से मोहित को धकेल दिया। मोहित दो कदम पीछे हो गया। रिद्धि जल्दी से मीनाक्षी को उठाने गई, पर तभी मोहित ने उसकी कलाई पकड़कर रिद्धि को अपनी तरफ खींच लिया। रिद्धि ने मोहित के सीने पर हाथ रखकर उसके करीब जाने से खुद को रोक लिया और अगले ही पल एक गुस्सा उसके मुंह में चढ़ते हुए बोली, तुझ तुझ जैसे कमीनों के लिए ये रिधि बात जो अकेले ही काफी है। अब बोल रही हूँ, दूर रह तो रह, समझा ना, वरना चलने तो क्या हिलने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे, फिर एक जगह फिक्स होकर बैठे रहना। रिधि ने मोहित को घूरते हुए कहा। तो मोहित बस उसका मुंह देखने लगा। रिधि के पंच से उसके होठों के किनारे फट गए थे और उस पर खून भी आ रहा था। मोहित हैरानी से अपने अंगूठे से अपने होठों के किनारे साफ कर रहा था और रिधि को देख रहा था। तो रिधि बोली, अभी सिर्फ यहाँ से खून आया है, बाद में कहाँ से आएगा मालूम है? रिधि ने अपनी आंखें छोटे करते हुए कहा। नीचे पड़ी मीनाक्षी अपना सिर पकड़कर बैठ बैठ चुकी थी और रिधि को ही देख रही थी। तभी रिधि बोली, मुझे भी नहीं पता, ये डायलॉग तो सल्लू भाई ने पॉन्टेज में मारा था,
बड़ा मन था ये डायलॉग मारने का कसम से। रिद्धि ने खुश होते हुए दोबारा से कहा। मोहित रिद्धि की ये फिजूल की बातें सुनकर गुस्से से भर गया। उसने दोबारा रिद्धि की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था, कितने में ही रिद्धि ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और 2 बार घुमाकर उसका हाथ मरोड़ दिया। मोहित दर्द से तड़प उठा। नीचे अपना सिर सिर पकड़े बैठी मीनाक्षी मुस्कुरा उठी। उसने खुद से ही कहा, ये इसे नहीं छोड़ने वाले। रिद्धि ने मोहित का हाथ छोड़ा और दोबारा उसके मुंह में मुक्का जड़ दिया। इस बार मोहित संभल नहीं पाया और सीधे नीचे जा गिरा। वो अभी संभला भी नहीं था कि रिद्धि ने एक लात उसके सीने पर मारते हुए गुस्से में कहा, पागल आदमी, मेरी इकलौती प्यारी सहेली को तूने हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे की? अभी तो उसने मेरी शादी में डांस भी नहीं किया। मोहित के साथ साथ मीनाक्षी भी हैरानी से रिद्धि का मुंह देखने लगी। अगले ही पल मोहित गुस्से में रिद्धि को घूरने लगा और उठने के लिए अपने उसने अपना हाथ जमीन पर रखा। उसी पल रिद्धि ने जोर से उसके हाथ पर लात मारते हुए कहा, चुपचाप थोड़ी देर पड़ा रहे, कहकर उसने और जोर से मोहित के हाथ पैर अपने जूते लगभग रगड़ ही दिए। फिर वो फौरन मीनाक्षी के पास चली गई। मोहित दर्द से बिल्कुल बिलखलाता हुआ फिर से उठने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक लड़की ने उसके साथ इतना सब कुछ किया। वहीं रिद्धि ने मीनाक्षी के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, तू ठीक तो है ना? मीनाक्षी ने कहा। तभी मीनाक्षी ने देखा कि मोहित खड़ा हो गया। मोहित जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रिद्धि मीनाक्षी ने अपना मुंह खोला। उसकी नजरें अभी भी मोहित पर ही थी। हम्म रिद्धि ने कहा तो मीनाक्षी की चोट को अपने रुमाल से साफ कर रही थी तो मीनाक्षी बोली, वो आदमी। मीनाक्षी ने मोहित की तरफ इशारा करते हुए कहा तो रिद्धि ने फौरन पलट कर कहा। रिद्धि जैसे पलटी वैसे ही मोहित भी उसकी तरफ पलटा। उसने उसके हाथ में गन थी और निशाने पर ही थी। रिद्धि ने मुंह बनाते हुए कहा, इस पागल आदमी को भी चैन नहीं है, कहकर उसने आसपास नजरें दौड़ाई। मोहित को उसकी हरकतें और गुस्सा दिला रही थी। मोहित ने अपनी उंगली रेगे पर रखी और अपनी वही पुरानी स्माइल उसने रिद्धि को दी। अगले ही पल गोली की आवाज उस सुनसान रास्ते में गूंज गई और उसी के साथ मोहित के हाथ से गन छूट कर नीचे गिर गई। फिर अगले ही पल वो भी जमीन पर गिर पड़ा। रिद्धि हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखे सामने देख रही थी और बोली, ये क्या हुआ? मैं पत्थर मारकर उसके हाथ से गन गिराने वाली थी, ये किसने किया? कहते उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसके पीछे कुछ ही दूरी पर डेविन और गोल्डी खड़े थे। उनके साथ देवराज भी था। डेविन को देखते ही रिद्धि के लब मुस्कुरा उठे पर अगले ही पल उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी तो ये पागल आदमी तुम्हारी इंसाफ पूरी करने वाला था। बस एक गोली, फिर मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए आउट। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता ना फिर। पर तुमने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बच गई ना मैं जिंदा। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना। रिद्धि के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि डेविन ने गन उसकी तरफ पॉइंट कर दिया। गोल्डी और देवराज डेविन की तरफ देखने लगे तो रिद्धि को ही घूर रहा था और रिद्धि अपनी हैरान भरी नजरों से डेविन को देख रही थी। रिद्धि के डायलॉग फिर से उसी पर भारी पड़ चुके थे। कुछ वक्त पहले मोहित के गार्ड्स डेविन के रूम में पहुंच चुके थे। गोल्डी और डेविन पर सब ने अपनी अपनी गन तान रखी थी। गोल्डी ने डेविन की तरफ देखा तो डेविन ने उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। सामने मोहित के टोटल 8 गार्ड्स थे और एक गार्ड ने जैसे ही ट्रिगर को हल्का सा प्रेस किया वैसे ही डेविन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और हाथ उसके बगल में खड़े गार्ड की तरफ मोड़ दिया। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही वो गोल्डी ने दूसरे गार्ड का हाथ पकड़कर बाकी के गार्ड्स के पर गोली चला दी। डेविन और गोल्डी ने मिलकर वहां मौजूद सारे गार्ड्स को मार दिया पर नीचे अभी भी गार्ड्स थे। नीचे खड़े गार्ड्स ऊपर से गार्ड्स की चीखने की आवाज सुनकर ऊपर आने लगे पर तभी उन पर भी ऊपर से गोली चलने लगी तो कुछ गार्ड्स अपनी अपनी जगह पर ही रुक गए। अब सारे गार्ड्स सीढ़ियों पर ही थे। तभी नीचे से उन पर गोली चलने लगी। गार्ड्स ने देखा तो सामने देवराज अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। कुछ ही देर में आधे से ज्यादा गार्ड्स मारे जा चुके थे और बाकी के बच्चे गार्ड्स घायल थे। तभी डेविन और गोल्डी बाहर आए। देवराज को देखकर वो दोनों मुस्कुरा उठे। तभी डेविन स्माइल गायब हो गए। उसके मुंह से निकला, मोहित रिद्धि के पीछे गया है क्योंकि उसे भी पता है कि रिद्धि बाजवा की बेटी है और उसी की वजह से उसके ऑफिस
घर पर रेड पड़ी है। तो गोल्डी ने हिरानी से कहा, क्या रिद्धि बाजवा की बेटी है? गोल्डी ने कहा। तो डेविड ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर वो फौरन वहां निकल गया। देवराज और गोल्डी भी उनके पीछे चल दिए, पर जाने से पहले देवराज ने अपने एक ऑफिसर को सबको संभालने को कह दिया। रास्ते भर देवराज अपने ऑफिसर को फोन पर कुछ समझा रहा था कि उन्हें केस कैसे हैंडल करना है। साथ ही उसने डेविन और गोल्डी को अपना घर बदलने के लिए भी कह दिया था। डेविन का ध्यान तो सिर्फ ड्राइविंग पर था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। डेविन गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला और तेजी से खाली सड़कों पर दौड़ने लगा, और उसके पीछे गोल्डी और देवराज भी थे। कुछ ही दूर दौड़े थे वो तीनों, तभी उनकी नजर रिद्धि और उनके सामने उन पर गन तान कर खड़े मोहित पर पड़ी। डेवी ने फौरन देवराज से उनकी गन ली और बिना एक पल गवाए उसने सीधे मोहित पर फायर कर दिया। अब वर्तमान में रिद्धि टुकुर टुकुर डेविन को देख रही थी, और डेविन गुस्से में रिद्धि को। तभी रिद्धि बोली, ए मेरे बारूद के गोले, क्या सच में तुम मुझ पर गोली चलाओगे? रिद्धि ने बेहद मासूमी से कहा। तो ना चाहते हुए भी डेविन के लब मुस्कुरा उठे। तभी मीनाक्षी ने अपने सिर पर हाथ रखे रखे ही रिद्धि को घूर कर कहा, ये धूम मूवी का डायलॉग भी था ना? दिल बरा की जगह बारूद के गोले फिक्स कर दिया। रिद्धि ने मीनाक्षी के बात सुनकर अपने दांत दिखा दिए। डेवी ने अपने हाथों में पकड़ी गन देवराज की तरफ उछाल दी, तो देवराज ने फौरन गन कैच कर ली। डेविन तेज कदमों से रिद्धि की तरफ बढ़ गया। अपनी तरफ डेविन को आते देख रिद्धि ने फौरन अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए कहा, बंदूक से डर नहीं लगता साहब, पर आपके थप्पड़ों से लगता है। बहुत जोर की लगी थी पिछली बार, रिद्धि ने मुंह बनाकर कहा। डेविन ने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया तो रिद्धि ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसी पल डेविन ने रिद्धि की बाहें पकड़ी और खींचकर उसे अपने गले से लगाते हुए धीरे से बोला, बहुत नौटंकी करती हो तुम। डेविन के गले लगाने की वजह से रिद्धि के लब मुस्कुरा उठे, पर उसकी बात सुनकर उसका मुंह बन गया। वहीं गोल्डी मीनाक्षी के पास उसका हाथ थामे खड़ा, और देवराज उनसे दूर। सबके होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। अगले पल सिंघानिया ने एक साथ अपने तीनों बेटों का अंतिम संस्कार किया। मोहित का कत्ल एनकाउंटर साबित कर दिया गया था देवराज ने। सिंघानिया के पास कुछ नहीं था अब, सिवाय आंखों में आंसू के। पूरी विधि के बाद पुलिस सिंघानिया को अपने साथ ले गई। सिंघानिया खुद को बेकसूर साबित कर ही नहीं पाया, और शायद वह खुद को बेकसूर साबित करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब उसका कोई नहीं था। मायूस सा सिंघानिया पुलिस के साथ वहां से चला गया था। कुछ दिनों के बाद डेविन रिद्धि का हाथ थामे स्टेशन पर खड़ा था। रिद्धि ने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र बता रहा था कि उन दोनों ने शादी कर ली। उनके साथ ही मीनाक्षी और गोल्डी भी खड़ी थी। मीनाक्षी ने भी रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। दोनों नई दुल्हन बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उनके दूल्हे भी बेहद स्मार्ट लग रहे थे। उनके ठीक सामने रिद्धि और मीनाक्षी की फैमिली के अलावा देवराज भी मुस्कुराते हुए खड़ा था। तभी ट्रेन ने सिग्नल दिया तो रिद्धि ने अपने मामा और माँ के गले मिलकर उनसे विदाई ली। डेविन ने भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मीनाक्षी ने भी अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। गोल्डी ने भी उनका आशीर्वाद लिया। गोल्डी और डेविन ने दोनों माँ से प्रॉमिस किया कि वो मीनाक्षी और रिद्धि का ख्याल रखेंगे। दोनों माँ ने उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तो दोनों के लब मुस्कुरा उठे। फिर वो दोनों जाकर देवराज के गले लग गए। सबसे मिलकर डेविन, रिद्धि, गोल्डी और मीनाक्षी ट्रेन में चढ़ गए। उन चारों ने हाथ लाकर सबको बाय किया, तो उनकी फैमिली ने भी हाथ हिलाकर उन्हें बाय कर दिया। धीरे धीरे चलती ट्रेन ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। डेविन, रिद्धि, गोल्डी और मीनाक्षी वो चारों ही अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए और अपना नया जहां बसाने के लिए वहां से जा चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। नई कहानी कल 11 बजे आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि नई कहानी आते हैं आपको पता चल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। धन्यवाद। बाय।